हेलो नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,000 वैकेंसी आई हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। और ये वैसा ही प्रैक्टिस सेट होगा जैसा आपको पेपर मिलता है, जैसा कि आपका पेपर आएगा। और ये 2018 के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है 2018 और 19 में आई हुई थी। और ये जो भर्तियां हुई थी, इसकी जो फिजिकल टेस्ट हुआ था ये लॉकडाउन के दौरान हुआ था और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था उसमें। तो इसमें ये है कि जो पिछली बार दिए थे एग्ज़ाम, उनको तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी महामारी के दौर पे। तो आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भी एक सीट रिजर्व हो जाए। और ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें क्या है, आपको अपने आप को आंकने का एक मौका मिलता है कि आप दिन में कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जिससे आपके जो अंदर कमजोरी है उस कमजोरी का पता लगता है, और जिस टॉपिक पर आपकी कमांड कम है उस टॉपिक का भी पता लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पहले तो सिलेबस समझिए कि अगर आपको क्रैक करना है तो क्रैक करने की सबसे बड़ी रणनीति है कि आप इसको पहले ये देखें कि हमारा कितना किससे आता है। देखिए, एक सिलेबस है जो जिसे कहते हैं जीके जीएस। ठीक है, इसका जो इसमें वेटेज है वो मात्र 37 नंबर का है। और अगर इसके हिसाब से निकालें 37 क्वेश्चन, सॉरी, और इसमें 74 नंबर का है। आपके पेपर जो है उसमें क्या होगा कि आपके उसमें माइनस मार्किंग भी होगी। आपके 4 सही क्वेश्चन में 1 सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अगर आपके 4 गलत होते हैं तो उसमें 1 सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसमें क्या है, आपको वैसा ही पेपर मिलेगा जैसा कि आप देने वाले आगे 18 फरवरी जो डिक्लेयर किया है सरकार ने उस दिन। तो उससे पहले आप लगभग 18 फरवरी तक लगभग 2-2-2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। और जिसमें क्या होता है कि आपको 2 मौका मिलते हैं, इसमें लगभग आप 36 पेपर का सामना करेंगे। और 36 पेपर में आपको क्या है, आप देखना है कि हमारा कितना स्कोर बनता है, हमारे कितने क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता है, बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप जीके जीएस का वेटेज देखें तो इसमें कितना है, 74 नंबर का, मतलब 37 क्वेश्चन। वहीं अगर हम चल लें मैथ और रीजनिंग की तरफ, मैथ और रीजनिंग का वेटेज देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। लगभग 37-37 दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो 74 मार्क का 74 क्वेश्चन का वेटेज है। उसी के साथ हिंदी भी जो है, हिंदी में भी 37 लगभग 37 क्वेश्चन का वेटेज है। तो इसमें क्या है, आपको मैथ रीजनिंग हिंदी पर कमांड अपनी कसनी है। ठीक है, आपके कोई कंपटीशन तो है, मतलब बहुत बड़ा कंपटीशन है कि लगभग दिन में दिन देखिए, लगभग जो फार्म अभी डल रहे हैं तो एक-एक दिन में 10-10 लाख बढ़ रहे हैं। तो लगभग आपको क्या है कि 60 लाख के करीबन तो फार्म जाने ही वाले हैं यूपी से। और आपको 1000 में 1 का सिलेक्शन होना है। तो आप अपन अगर रियल में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ब्रह्मास्त्र की तरह आपको इस सही रणनीति अपनाना है और ब्रह्मास्त्र की तरह आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। उसके साथ-साथ आपको देखना है कि हमें किस टॉपिक में हमारी कमजोरी है और किस टॉपिक की तरफ हम इग्नोर करते रहें। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो कट ऑफ जो है आपकी वही जनरल के लिए 45% और एससी एसटी के या महिलाओं के लिए मात्र 35% पे आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, और फिर आपका जो है फिजिकल है वो आप पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। और इसमें दिया भी गया है, देखिए 160 प्रश्न होंगे आपके, लगभग अब 150 आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे, ये 160 जो है क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें 160 रख लिए गए हैं। क्या जो है, विभाग ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि जो वैकेंसियाँ बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं और निरस्त भी हो सकती हैं, अब कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने क्वेश्चन भी कहा था कि जो प्रैक्टिस जो है पेपर है उसमें हम क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हम 160 के दायरे में मान के चलते हैं कि इतने से आ सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो है गणित है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति रीजनिंग है, सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और समसामयिक मतलब जो करंट अफेयर विषय भी है इसमें। ठीक है,
उसका टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे बहुत ही ईजी पेपर है। तो जिस तरीके से आपको पूर्णांक इसका 300 का मिलेगा, ठीक है। तो लगभग एक क्वेश्चन 2 अंक का है। उसी प्रकार से आपको भाई अपने हिसाब से चलना है और किसी भी यूट्यूब के अदर चैनल के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे साथ भी बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे यूपीएससी या यूपीएससी, पीसीएस या आरओ के, तो उन बच्चों की हमने जो मानसिकता देखी है उनमें वो कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो दिखाते हैं कि तुक्का मार के हम ये कर सकते हैं, अनपढ़ बच्चा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली है। आप मेहनत करेंगे तो आपको फल बिल्कुल अच्छा मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको ऐसी तुक्केबाजी से कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब वाले हैं जो आपको फेंकते रहते हैं और आप सुनते रहते हैं। तो मेरी स्ट्रिक्टली आपसे हायरी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है इस तरीके की जो वीडियो आती हैं तुक्के मार के पास कराना या तुक्का लगाना, ये वीडियो इग्नोर करें, ठीक है। गलत अगर मार्क होता है तो आपको गलत उसका दंड भुगतना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सही करते हैं तो आपको एक्यूरेसी के हिसाब से जो है ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की, जो ज़्यादा मार्क मिलने की उम्मीद रहती है। अगर आपने जो है 60 क्वेश्चन किए हैं और 60 क्वेश्चन में आपके 55 सही जाते हैं तो यकीन मानिए आपको 110 नहीं 120 मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। जो एक्यूरेसी के भी मार्क है इसमें जुड़ जाते हैं, जो हालांकि वो लोग ओपन नहीं करते हैं, वो लोग छिपा कर रखते हैं, लेकिन ये क्लियरली है। मैंने भी एग्ज़ाम में देखा है और हमने 1-2 क्वालिफाई भी किए हैं, तो उसका हमने यही रेशियो निकाला है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और आपने इस प्रैक्टिस सेट को जो है यकीनन वही दिल से कीजिए जो आपका लगे कि हम आम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे, वो दिन आ भी जाएगा और चला भी जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी कुछ नहीं देख पाएंगे। आप बहुत ही सीरियस में लीजिए, ये मजाक वाली बात नहीं है। 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। अगर आपने इस बार अपना ये मौका खो दिया तो यकीन मानिए कि आप ओवर एज हो जाएंगे और ओवर एज होने के बाद आप अपना सपना सिपाही बनने का जो है वो खो देंगे, ठीक है। इतनी वैकेंसियां कभी किसी की नहीं आई हैं जितनी इस बार ये जो है 60,000 वैकेंसियां आई हैं। लोग जो आर ओ या यूपीएससी या यूपीपीएससी, इसमें से 2-2 250 वैकेंसी पर लोग कंपटीशन करते हैं, फिर भी आपके लिए इतना कंपटीशन टफ नहीं है। तो आप यही मानिए कि हमारा ये पेपर जो है वही 18 तारीख का पेपर है और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। आंसर हम आपको राइट बताते जाएंगे। अगर आपका जो आंसर है रॉन्ग होता है तो आप उस प्रकार से आप रॉन्ग कर लीजिए, फिर हम आपको अंत में बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने मार्क निकालना है, ठीक है। हाँ, इस मार्क में जो आप अगर छोड़ना चाहें क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो बखूबी आप छोड़ भी सकते हैं और उसका आपको कोई माइनस अपने आप में नहीं काटना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये पॉलिटी से है, क्या है इसमें देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो राज्य का राज्यपाल से, ऑप्शन नंबर बी है राज्य का मुख्यमंत्री से, ऑप्शन नंबर सी है विधानसभा अध्यक्ष से, ऑप्शन नंबर जो है डी है राज्य का वित्त मंत्री से, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी पूर्व अनुमति से। जैसे अगर संसद में धन विधेयक पेश किया जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति की पहले पूर्व अनुमति ली जाती है। यहीं पर बाकायदा जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें राज्यपाल राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है कुछ दायरे को छोड़कर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यही है कि धन विधेयक पास होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास नहीं भेजा जाता, क्योंकि उससे पहले ही अनुमति ले ली जाती है, ठीक है। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा अंतर है। और धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक में अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में
सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो है लोकसभा के पास हैं। राज्यसभा के पास कोई शक्ति इस बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी भेजा जाता है वहाँ पर कि आप भी इसको देख लीजिए और पास कर दीजिए। और राज्यसभा को अमूमन जो है पास करना ही पड़ता है मजबूरन, और अगर नहीं भी उसमें डालते हैं और 14 दिन के बाद वो पास मान लिया जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक की शक्ति जैसे ही केंद्र में लोकसभा के पास होती है, वैसे ही विधानमंडल में जो है विधानसभा के पास होती है, ठीक है। विधानमंडल के भी दो होते हैं, एक राज्य विधान परिषद और एक राज्य विधानसभा, ठीक है। और विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष जो विधायक बन के पहुँचते हैं, असेंबली बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पूर्व अनुमति। अब देखिए राज्य का मुख्यमंत्री जो मुखिया होता है, लेकिन ये बगैर इसकी सिफारिश से क्या है राज्यपाल काम करता है, ठीक है। इसका यही कार्य है। और जो वित्त मंत्री है, राज्य वित्त मंत्री है, ये पेश करता है, ठीक है। इसमें धन विधेयक कोई भी पेश जो नहीं कर सकता है। इसमें क्या है, इसमें जो है जैसे गैर सरकारी जो विधेयक होता है ये पेश नहीं किया जाता है, इसमें सरकारी विधेयक। अब सरकारी और गैर सरकारी कैसे पता करें, देखिए अगर कोई संसद है या कोई विधायक है, अगर कोई भी पेश करता है तो वो होता है गैर सरकारी विधेयक। जो आपका मंत्रिमंडल है उसका कोई मंत्री अगर जो जो विधेयक पेश करता है उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक, ठीक है। जो विधानमंडल, ठीक है। अब जो विधानमंडल में जो भी मुख्य लोग हैं, अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में एक हम इस तरीके से कहें, ये है विधान परिषद, ठीक है। और इसके अंदर होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। विधान परिषद की संख्या ज़्यादा होती है, मंत्रिमंडल जो होता है उसमें क्या होता है, वही मुख्य जिनके पास अच्छे विधायक वो विभाग होते हैं, और मंत्रिमंडल में जिसके पास जो कैबिनेट मंत्री हैं जो उनको लिया जाता है। इसमें उप मंत्री और मंत्री को बाहर रखा जाए, ठीक है। तो ये विधानमंडल और ये विधानसभा की बात आपके समझ में आई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और विधानसभा अध्यक्ष है ये, इसका कोई कार्य नहीं होता, इसका कार्य होता है कि हम अपनी विधानसभा को किस तरीके से संचालन करें, किसकी सदस्यता रद्द करें, किसकी सदस्यता रहने दें, ठीक है। ये नियम संयम का एक कानून का संचालक होता है, बनाने वाला भी नहीं होता, ठीक है। अपने अनुसार बना भी सकता है। अब देखिए इसका अगला है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो क्रियाकलाप का क्षेत्र रहा, ये इनका क्षेत्र कौन सा रहा, ये साहित्य है, ऑप्शन ए। बी है शास्त्रीय संगीत गायन, सी है शिक्षा, और डी है पत्रकारिता, ठीक है। तो इनका क्या था, इनका सही आंसर है शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, ठीक है। तो त्रिभाषा, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये किसने की थी, ये देखिए आपके कोठारी समिति ने की थी, ठीक है। जो इस बार डीएलएड में भी क्वेश्चन आया है, तो ये क्या है, कोठारी समिति है। जो इन्होंने ही पहली जो शिक्षा की समिति थी, ये उनके अध्यक्ष जो है कोठारी थे, डॉक्टर शायद में डी एस कोठारी ऐसी कुछ नाम था। और ये 1964 में, ये 1962-64 में, ये 62 की सिफारिश पे 64 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और 62 में इनका गठन किया गया था, और इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी, तो ये किस वर्ष घटित हुई थी। इसमें ऑप्शन है 1982 में, ऑप्शन बी है 1984 में, ऑप्शन सी है 1986 में, और ऑप्शन डी है 1989 में, ठीक है। तो इसका क्या है, ये भोपाल गैस त्रासदी है जो 1984 में जो राजीव गांधी का कार्यकाल था, उस समय ये भोपाल त्रासदी, गैस की त्रासदी यानी गैस जो है लीक हुई थी, तो उसको बोलते हैं गैस त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए और लगभग पता भी होगा, आप लोग सही आंसर की तरफ पहुंच भी गए होंगे। तो ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी रचयिता जो इनकी रचना है ये कौन सी है, ये वो कौटिल्य की रचना है, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का, कौटिल्य जो कहते हैं अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य जी हैं। और ये घनानंद जो है, ये घनानंद की बात करें तो ये नंद वंश के संस्थापक हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना।
पुष्यमित्र शुंग जो है वो क्या होता है, वृद्धोष को मारकर, यानी मौर्य वंश के वृद्धोष को मारकर अपना वंश इन्होंने स्थापित किया था। ये पुष्यमित्र वो है पुष्यमित्र। और बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन है द जो साइंस लेंस बेकर्स, बी नरेंद्र मोदी, सी एंटोनियो गुटरेस और डी डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द साइलेंस ब्रेकर को, ठीक है, चुना गया। ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जो पुस्तक है किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए आदित्य राय कपूर, ऑप्शन बी शेखर सुमन, ऑप्शन सी कोकराम सेन, ऑप्शन डी इमरान हाशमी। ठीक है, तो जैसे ही आपके जो है नज़र में नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके कौन है, तो जैसा कि इनका करैक्टर भी है और हमारे चुम्बन देवता भी हैं हमारे देश के, तो ये क्या है, तो ये इनका सही आंसर है इमरान हाशमी। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी किस ऑफ लाइफ। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 21 मार्च, बी है 22 मार्च और सी है 11 अप्रैल और डी है 14 अप्रैल। ठीक है, तो इसमें 11 अप्रैल और 21 मार्च और 22 मार्च और 14 अप्रैल में कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है, 11 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 21 मार्च को आपको पता है कि 2 दिवस हैं इस दिन, शायद एक है योगा दिवस और इसमें हम कंफ्यूजन में हैं, फिर हम बताएंगे। लेकिन 22 मार्च को क्या है आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 21 मार्च के दिन हमारा जो वर्ष भर का सबसे बड़ा दिन भी उसी दिन होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सही सुमेलित नहीं है। जो उन्होंने विद्या लिखी है उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें गलत जो है क्वेश्चन छांटना है कि इसमें गलत कौन है। ठीक है, तो इसमें देखो मजरूह सुल्तानपुरी शायर, ऑप्शन बी है राजपाल यादव अभिनव, ऑप्शन सी है आर उस बिष्ट चित्रकार। ठीक है, अब है अगला जो है राजन साजन मिश्रा। ठीक है, तो इसका क्या है ऑप्शन डी रंगमंच। तो इसमें जो है ये आपका सही है, राजपाल यादव अभिनव यानी कॉमेडियन है, ये भी सही है, और इस बेस्ट जो है चित्रकार हैं, ये भी सही है, लेकिन रंगमंच इनकी जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या है, यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आपका डी जो ऑप्शन है ये सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ये किसकी, संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी शाह आयोग, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो इसके किसकी सिफारिश पर गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और ये कब जोड़े गए थे, ये आपातकालीन की स्थिति में इंदिरा गांधी द्वारा जो है 1976 में जोड़े गए थे। और कौन से भाग में संविधान के, 51A आर्टिकल। ठीक है, 51A में, और एक ही भाग इसका बनाया था भाग 5। ठीक है, भाग 5 बनाया था जिसमें जोड़े गए थे। ठीक है, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें फिर यही देखना है कि इसमें हमें गलत का चुनाव करना है, गलत देखना है। तो इसका कौन है, झीलों की भूमि फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी है सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है गोल्डन पकौड़ा की भूमि म्यांमार, ऑप्शन डी है उगते सूर्य की भूमि जापान। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें इसका सही आंसर है, जो इसका जो गलत है वो क्या है, सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, ये अर्जेंटीना नहीं है, तो सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। जैसे ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी फास्फेट, ऑप्शन डी कंपोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, रासायनिक उर्वरक की बात की गई है, तो इसमें यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है और फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक, लेकिन कंपोस्ट जो ये क्या है, ये जैविक उपकरण जो है उर्वरक है, क्योंकि ये अपनी जो वनस्पतियाँ होती हैं उसके सड़ने गलने के बाद इसमें या कैंचुओं द्वारा बनाया जाता है, गोबर से ये कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये जैविक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी संस्थापक कौन है। गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन है, इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी लाला हृदय दयाल, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो इसमें देखना है इसका कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए ये है लाला हरदयाल ने जो है इस गदर पार्टी की स्थापना की थी, और इन्होंने इंडिया में नहीं, इन्होंने जो वहाँ पर रह रहे थे बाहर, इंडिया के बाहर, यूएस शायद है इसमें हम बोल रहे हैं, तो बाहर थे या यूरोप में थे या यूएसआर में थे, तो वहाँ पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो चीज़ अगर हमें ध्यान में नहीं आती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हाँ एक तो जब प्रैक्टिस सेट आएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कोरिया युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है वियतनाम युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन नंबर डी है जो है 4 है बर्लिन की दीवार का विखंडन। ठीक है, अब इसमें ये कोड दिए गए हैं। ठीक है, कोड में क्या है, आपको अगर 1-2 का भी पता होगा फिर भी आप इसको कर लोगे। ठीक है, तो देखिए कोरिया, उत्तर कोरिया का युद्ध हुआ था, सही है। इसके बाद क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट आया था, ये 2। उसके बाद है वियतनाम युद्ध हुआ, उसके बाद बर्लिन विखंडन हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मेथेन होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन सी है, ग्रीन हाउस एक जो है एक जो अपने यहाँ से जो दिन में जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे अपनी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, ये टेम्परेचर इसको क्या करता है, ये कैद कर लेता है अपने, जो अपना ये टेम्परेचर जो पृथ्वी का टेम्परेचर यानी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से बिल्कुल मतलब एकदम से नहीं गिरता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो हमारा क्या होता है, ये जो है पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि इसके जो अभाव में अगर जैसे ये नहीं होती तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन में होता 45 डिग्री और रात में होता -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना अंतर होता तो जीवन जो है संभव नहीं होता, लेकिन इसमें ज़्यादा होने के कारण हमारे क्या है, वातावरण बिगड़ रहा है, बर्फ़ की जो हिमनद हैं वो पिघल रहे हैं, उनके पिघलने के कारण बाढ़ जैसी आपदाएं आ रही हैं, समुद्र का स्तर पानी बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें क्या है, ये इसका ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करना है, हमें कार्बन का डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। ठीक है, तो इसमें ये 3 गैसें दी गई हैं और इसमें कार्बन CFF और है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन PCPFFC, हाइड्रोपरफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, इन गैसें और होती हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान माने तो हम CO2 का है इसमें ग्रीन हाउस गैस में, और उससे कम जो है CH4 का है, मेथेन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश,
ऑप्शन नंबर बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन सा होता है, ये जो है संविधान का रक्षक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये संविधान का रक्षक होता है, विधि अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है ये सही होता है, भारत का महान्यायवादी होता है जो विधि अधिकारी होता है, और राष्ट्रपति विधि अधिकारी नहीं होता है और लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, उसका वही कार्य होता है जो अपनी लोकसभा का संचालन करना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा तत्व है। एक मिनट, तो इसमें क्या है, कौन सा जो है तत्व सोलर सेल में उपयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एस्टेटीन और ऑप्शन सी है सीरियम, ऑप्शन डी है वेनेडियम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बर्लिन संधि, ऑप्शन बी है जो लिस्बन संधि, ऑप्शन डी सी है मॉस्को संधि और ऑप्शन डी है स्टॉकहोम संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिस्बन संधि। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिस्बन की संधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होते हैं जो मतलब आदमी की छोटी एक तरीके से मतलब छोटी छोटी जरूरत, जैसे पर्सनल इनकम, जीडीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, बड़ी बड़ी, यानी नेशनल इनकम, नेशनल जीडीपी। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इनका जो है निर्माण किसने किया था, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है रैगनर फ्रिश और ऑप्शन डी है जेम्स कीन्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जेएम कीन्स। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ ने और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। अब देखिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं। तो संसार की छत मतलब छत को बात करते हैं, यानी एक तरीके से ये जो है छत टाइप की होती है, जो जैसे छत होती है कहीं कहीं एकदम ऊंची, जैसे अचानक इस तरीके से ऊंची और फिर इस तरीके से प्लेन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने मतलब थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से भी पढ़ाई की है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमने किसकी बात की है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर है, इसमें क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है क्या, किलिमंजारो पठार, ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी है पामीर नोट, ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन है, पामीर नोट। ठीक है, इसका सही आंसर है पामीर नोट। ठीक है, और ये हमारी क्या भारत में अवस्थित जो है सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद जो दूसरे नंबर जो भारत में अवस्थित ये सबसे ऊंची है, लेकिन भारत में जो है वो K2 गार्डन ऑस्टिन है। ठीक है, तो ये ऊंची जो है, अब इस इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो ये उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है, जो इसको इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और संसार की छत क्या है, पामीर नोट है। अगर भारत की जो है देखा जाए, ठीक है, तो आपका ये पठार है। अगर भारत की छत पूछी जाए तो ये दक्कन का पठार है। ठीक है, और किलिमंजारो पठार क्या है, ये जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोटन होता है। अगला क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है।
तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी क्रिकेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका क्रिकेट से। ठीक है, हरमनप्रीत किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, कथन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। ठीक है, दूसरा कथन है ISO जो है 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 3 है ISO 14000 जो है पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो है कूट दिए गए हैं, तो इस कूट के अनुसार आपको देखना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हम कूट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 1 और 2 दोनों, और केवल जो बी केवल 3, और सी है 2 और 3, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो है पहला है वो गलत है आपका। इसमें अगर बात करें तो इसकी ये जो है ये गलत है। ठीक है, आपका 2 ऑप्शन जो है आपके इसके सही है, जो है क्या है 2 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। भारत में जो पर्यावरण का निशान का चिन्ह है वो क्या है? उगता हुआ सूर्य, ऑप्शन बी मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन नंबर डी गेहूं की बाली। तो इसमें क्या पर्यावरण का आपने चिन्ह देखा हो तो उसमें क्या मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें जो राज्य की बात की गई, ठीक है, इसमें केंद्र की बात नहीं है, इसमें क्या राज्य की बात की गई है। ठीक है, इसमें राज्य की बात की गई है। ठीक है, तो राज्य मानव अधिकार की अगर बात करें तो इसमें क्या है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और किसकी? मुख्यमंत्री की सिफारिश से, प्रधानमंत्री नहीं। अगर केंद्र का जो है मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ह्यूमन राइट कमीशन तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश से कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्य में जो है राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। ठीक है, इसमें फिर दूसरे को जो है उद्योग को दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, फिर इसके बाद व्यापार और वाणिज्यिक चीज़ें आई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय जो सामरिक वार्ता में भाग लिया था? ठीक है, तो कौन सा देश था उसमें जिसमें भाग लिया था? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त जो है अरब अमीरात, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है तुर्की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ठीक है, जलीय प्राणी की बात है, राष्ट्रीय प्राणी जो प्राणी की बात करें वो नहीं, जो जलीय प्राणी है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 खारे पानी का मगर, ऑप्शन नंबर बी आल्विन टर्टल जो फ्रूम जो है ऑलिव रिटले टर्टल, ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, और ये कब फाइनल मतलब इसको घोषित किया गया था? ये 2020 में घोषित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि को लागू हुई थी? ठीक है, तो ये किस तिथि को लागू हुई थी? इसका ऑप्शन है जो है 2 अक्टूबर 2015 को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2016 को, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2017। ठीक है, तो ये कब हुए थी? ये 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है जो पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इसके बाद है
अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कंपाला, ऑप्शन डी नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है बी गांधीनगर यानी अहमदाबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें एक लंग साहित्यकार हैं और एक लंग जो उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो इसका जो है सही सुमेलित नहीं है, जो हमें गलत कथन को चयन करना है। तो इसका ये पहला ऑप्शन है केशवदास रस की प्रिया, ऑप्शन बी प्रेमचंद कर्मभूमि, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा अयामा और ऑप्शन डी चंद्रशेखर जयशंकर प्रसाद यशोधरा। ठीक है, तो ये तो जानी पहचानी आपकी रचनाएं हो 6-7 क्लास में जो है यही बताई जाती हैं। लगभग एक है जो है एक आदि है इसमें, जैसे कि रसिक प्रिया ये नहीं है और तो हैं जो आपने पढ़ के आए हैं। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद यशोधरा। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है यशोधरा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 33, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में नदी, ठीक है, जो इधर साइड पश्चिम है हमारा, ये नेपाल की सीमा है और इधर शायद ये क्या है, ये बिहार की सीमा लगी हुई है। ठीक है, और इधर ये है जो उत्तराखंड लगा हुआ है, इधर इससे दिल्ली लगी हुई है और इधर जो है एमपी भी है और इधर जो है इधर। ठीक है, और इधर से लेकर आपको इसमें छत्तीसगढ़ भी है और कई एक राज्य हैं। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी जो है, कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी सीमा, ठीक है, निर्धारित करती है। पश्चिमी सीमा यानी पश्चिमी हद तक निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन है, यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन इसका सही कौन है, यमुना नदी। जो ये पश्चिम में ऐसी यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये जो है आपकी बंदरपूछ से निकलती है। एक ग्लेशियर है बंदरपूछ जो उत्तराखंड से, ठीक है, और जिसे यमुनोत्री भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है ये चंबल नदी और ये आकर के इलाहाबाद में इसमें गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इलाहाबाद के संगम में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसमें किस पक्षी विहार की सबसे पहले स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सांडी पक्षी विहार, ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन सी सामान पक्षी विहार, ऑप्शन डी सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 35, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी 6 लेन के राष्ट्रीय हाईवे जो राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तो ये एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के जो हाईवे हैं ये एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी नागपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झांसी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है अनिल बैजल, ऑप्शन बी है सी रामानाथन, ऑप्शन सी है गोपाल सिंह, ऑप्शन डी है करण बाजवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनिल बैजल को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 37, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक जो है क्षमता कितनी थी? ठीक है, तो इसकी जो मारक क्षमता थी वो कितनी थी ये बताएं। इसका ऑप्शन है 350 किलोमीटर, ऑप्शन बी जो है 450 किलोमीटर, ऑप्शन सी 500 किलोमीटर, ऑप्शन डी 550 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 450 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है सामित गोहिल और ऑप्शन बी है आदित्य तारे, ऑप्शन सी है सेवा केसवन, ऑप्शन डी है विनोद वशिष्ठ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनोद वशिष्ठ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्षचरित जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित का तो बहुत ही प्रचलन है, ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, जो हर्षचरित की बाणभट्ट रचना है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो ये भी जो है आपका जाने माना क्वेश्चन है। तो कुछ तरीके इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हलवा टाइप के क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए टाइम तो देना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइम की बात करते हैं कि टाइम, देखिए हमें जल्दबाजी का काम कभी पसंद है ही नहीं। हमने भी पढ़ाई की बड़े कायदे से, बड़े प्रेम से, बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी तसल्ली से की। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा ना देखना पड़े। हम ये नहीं चाहते कि आज जल्दी जल्दी पढ़ ली और उसको दिमाग के ऊपर निकाल के हमने कल फिर वही कर दिया। धीरे धीरे पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वीडियो तो यूट्यूब पर है ही, जब चाहे तब पढ़ लेना। आप अभी रोक लीजिए, पॉज मारिए, घूमिए फिरिए, बैठिए उठिए और थोड़ा मज़े लीजिए। अगर नींद आए तो थोड़ी हीमोग्लोबिन भी टेस्ट कराइए, क्योंकि ज़्यादातर नींद जो आपके हीमोग्लोबिन अगर आपके शरीर में कम है तो वही तभी आती है। और थोड़ा घूमिए फिरिए और घूमिए फिरिए, मुँह पे पानी मारिए, फिर बैठ जाइए। अगर नहीं आज के मन नहीं है तो आप नेक्स्ट दिन सुबह शाम कल जब भी चाहें तब देखें। आपका यूट्यूब, अपना यूट्यूब, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, क्या बात। लेकिन कोशिश ये करिए दिन में लगभग 18 घंटे नहीं तो लगभग 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। और ऐसी नहीं, बिल्कुल श्योर पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जैसे कि आपने दिखावा करें, दिखावा बिल्कुल मत कीजिए। कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी जो है दिखावा काम नहीं करता है, कभी कभी कामयाबी आपकी जड़ें पकड़ती हैं, दिखावा नहीं करती हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पेड़ ऊपर से दिखता है लेकिन उसकी जड़ें थोड़ी थोड़ी होती है, कोई पेड़ ऊपर से छोटा छोटा दिखता है लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो आप उनमें से आइए जिसकी आप जड़ें मजबूत हैं। ठीक है, आप अपने दिमाग से पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके ईमानदारी से पढ़िए। क्या ज़रूरी है आपको बड़बड़ाने की। आप 12 घंटे दीजिए, आप यूट्यूब पे दीजिए, आप कॉपी किताबें उठाइए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा और आप बढ़िया तरीक़ा से PDF सॉल्व कीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए, आपको क्वेश्चन की भरमार है। लगभग 10,000 प्रश्न से ऊपर आप कर लीजिए GK GS की, लेकिन जो है उसमें आप ईमानदारी से कीजिए। आपका सिलेक्शन जो है, आप 37 में जो 37-40 क्वेश्चन आते हैं लगभग 30 करके सही आएंगे। और ट्रेंड के क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन नॉर्मल की भीड़ में मत भागिए। जो आप नॉर्मल की भीड़ में भागते हैं कि फलाना युद्ध कब हुआ, ढिकाना युद्ध कब हुआ, ये हुआ वो हुआ, इन पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन पर क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे बताने लगे आजकल, तो इतना पॉपुलरिटी आ गई है कि लोग रट्टा मार लेते हैं, इतनी है किताब दे दे तो घोल के बोलो। ये नहीं, थोड़ा हट के कीजिए पढ़ाई, तो आपका हट के सिलेक्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पवन सुत, ऑप्शन बी विनायक, ऑप्शन सी मारुति नंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको तो बहुत ही ज़्यादा इसका तो आंसर आना ही चाहिए। तो इसका सही क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विनायक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पक्षी। ठीक है, पक्षी क्या है? खग, बेहग, ये होते हैं। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है? वो सी। ठीक है, ये आपका पक्षी का पर्यायवाची। और पर्यायवाची शब्द, क्योंकि हिंदी पर भी कमान आपको कसनी है, बहुत अच्छी कसनी है। अब इसके बाद क्या, 47 नंबर क्वेश्चन है। तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये दिया गया है तनय को सुत। ठीक है, इसका एक मेल दिया गया, तनय सुत, आत्मज। इसके बाद ये किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। ये किससे रिलेटेड है? ये सुत, आत्मज। ठीक है, ये किससे? पुत्र से रिलेटेड है, पुत्री से नहीं, और ना पिता से ना भाई से। ठीक है, तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब एक समान अधिकरण होता है तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का। ठीक है, वहाँ पर अर्ध विराम का यूज किया जाता है। अल्प विराम का मतलब है थोड़ा रुकना। ठीक है, ठीक है, और लांघव चित्र का है थोड़ा हटके, और संकेत चित्र का ऐसे इस तरीके, जैसे अगर कोई छूट गया, जैसे हमने लिखा आदि, ठीक है, वहाँ पर छूट गया तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, कहीं कहीं इस तरीके से भी मिलता है तो उसमें करण अलग लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धविराम। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर अगला, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब मिश्रित वाक्य और एक संयुक्त वाक्य में, इन दोनों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए आपको कौन सा चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी है उपविराम, ऑप्शन नंबर सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी है कोष्टक चिन्ह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, अर्धविराम। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या, अर्धविराम। सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है, इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा होता है, जो शब्द के आगे लगकर। ठीक है, अगर उपसर्ग की परिभाषा है तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अपना एक नया शब्दार्थ बनाते हैं उसे हम जो है उपसर्ग कहते हैं। और यहीं प्रत्यय होते हैं जो क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, पीछे जुड़कर अपना एक नया शब्दार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये दुस। ठीक है, और जब कभी आधा, ठीक है, जब कभी आधा अगर लगता है तो वहाँ पर हलंत आता है। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है जो आधा सा बना हुआ है वहाँ पर क्या, हलंत आना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें चारों ही में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या, दुस का परिणाम वो का क्या होता है, उपसर्ग, इसमें दुस हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है, दुष्कार, जो है इस तरीके से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। ठीक है, ये उपसर्ग दिए गए, इनसे देखना इनका सबसे अलग अर्थ कौन सा है। तो जैसे विवश, विष और वि, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विष। ठीक है, विष ये सबसे क्या है, भिन्न है, ये विष नहीं है। ये क्या है, ये जहर वाला विष है, लेकिन ये सिर्फ विष अगर इतना ही होता तो है, ये किसी दूसरे में जुड़कर ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आप ये ना देखना कि ये विष जहर है तो इसको अलग करें। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, निर्जीव, निर्धन, निरोग और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से क्या है, कोई नहीं है। इसका जो है क्या है, निर्जीव, निर्धन और निरोग, इसमें निर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन बी संस्कृत उपसर्ग, ऑप्शन डी व सी विदेशी उपसर्ग, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चौपाई में कौन सा है, हिंदी उपसर्ग यूज किया गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें देखना है हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। फलों का विक्रेता तुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ऑप्शन डी है दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। ठीक है, दिन भर अगर ये सही होता है तो इसमें क्या, दिन भर कड़ा परिश्रम करता है। ठीक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, तो इसका क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें देखना है कि हमें अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध देखना है, जैसे तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। उसने अपनी बात धीरे से बताई। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तो इसमें क्या है, तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ऑप्शन डी आपका सही है, यही जो है गलत वाक्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें देखना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें देखना है, तो इसमें कौन सा है, इसमें सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण यही लगा शुद्ध है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें शुद्ध वाक्य है, ठीक है, इसका सुधार कर लेना। इसमें क्या है, इसमें शुद्ध आ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये कौन सा शुद्ध वाक्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो है आपका सही है और ये गलत है, ठीक है। तो इसमें इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है, बारह और सिंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हालांकि इसका जो है अगर इसमें जो है कुछ ऐसे होते हैं, अगर इसमें द्विगु समास होता, ठीक है, द्विगु समास का क्या होता है, उसमें जो है पर दूसरा पद जो है प्रधान होता है, आगे कोई संख्या होती है, ठीक है। दूसरा पद जो है प्रधान होता है और आगे कोई संख्या, जैसे चौपाया, चौराहा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, द्विगु समास। लेकिन द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में जो है दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, कर्मधारय समास, ठीक है, तो इसमें एक उसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता के साथ एक पद समास होता है। अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसमें के अनुसार, जैसे किसी के बल के कारण, यानी निर्बल, निर्बल क्या अवयवी का भाव समास, निर्बल, निर्वस्त्र नहीं वस्त्रों के बिना, ठीक है, इस तरीके का निकलता है तो अवयवी भाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुवीर समास आए तो इसमें दोनों ही पद जो है अलग अलग होते हैं और दोनों ही पद इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के हटके होते हैं, ठीक है। जैसे दशानन, दस को मतलब 10, आनंद का मतलब 10 शीश, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है, बारहसिंगा का जो समास है वो बहुवीर समास है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्मधार समास का उदाहरण है तो क्या है, गगनचुम्बी, पाठशाला, श्वेतपत्र और नीलकंठ, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा श्वेतपत्र। कर्मधारय समास का जो है सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्वेतपत्र। ये अपनी विशेषता के अनुसार श्वेत है, श्वेत एक विशेषता है, तो इसमें क्या है, विशेष पद। अगला क्वेश्चन है, परमानंद में समास है, परम धन आनंद, ठीक है। परमानंद में कौन सा समास है, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी बहुवीर्य समास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका परमानंद यानी परम आनंद, ठीक है। तो इसमें क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास नहीं है, अवयवी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुवीर्य समास है। तो इसमें क्या आपका बी जो ऑप्शन जो है कर्म कारक समास नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अभी हमने बताया किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो है इसमें क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। जैसे द्वंद्व समास क्या है, राजकाज, ठीक है, राजकमल, राज भी अलग है और कमल भी अलग है। इसके बाद क्या, विभत्स रस का स्थायी भाव है, ठीक है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है तो वो क्या है, ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी शोक, ठीक है। क्रोध और शोक ये कौन से हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन से होते हैं, शोक, ठीक है, करोड़ रस के हैं। उत्साह किसका, वीर रस का। तो इसमें विभत्स रस का कोई उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों ना समाना, ठीक है, अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। तो इसका ये जो मुहावरे हैं इसका वैसे सही आंसर हो जाएगा आपका ये बहती गंगा में हाथ धोना। अगर आकाश पाताल एक करना तो कड़ा प्रयास करें या कठिन परिश्रम करना, फूला न समाना अत्यंत प्रसन्न होना, अंगारों पर पैर रखना तो इसका मतलब है कठिन परिश्रम की ओर है। तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाधा डालना का मतलब क्या होता है, रोड़ा अटकाना, ठीक है, यानी किसी में अटकने पैदा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोड़ा अटकाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ का, इसका अर्थ क्या है, ठीक है।
तो इसका है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। ठीक है, तो इसका अर्थ है अपना हाथ जगन्नाथ का। इसका मतलब होता है कि स्वयं किया गया कार्य फलदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने आप से किया गया काम उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे के लिए तुम सब जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो इसमें क्या है, मतलब उन सबको, मतलब दोनों ही वाक्य प्रयोग है, उनसे देखना है कि हमें कौन सा मुहावरा इसके लिए फिट बैठता है। जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थाली के चिट्ठे मट्ठे, या केर बेर का संग, या जैसे नांगनाथ वैसे सांपना। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक ही थाली के चट्टे मिट्ठे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है। ठीक है, हमें अलंकार ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम इस अलंकार की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें कैसी बात हो रही, कैसी भावना आ रही है, यानी कुछ बढ़ा दो के, बढ़ा चढ़ा के कह रहे, मतलब नैनन, मतलब करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जल से पग धोए। इन्होंने कहा है कि नैनन यानी आंसुअन से पग धोए। इतना कोई रो सकता है कि, आप बताइए कि इतना कोई रो सकता है कि उसके जो है पैर धुल जाए। अरे अपना खुद का तो मुंह धुल नहीं सकता। ठीक है, ऐसी जो है इस तरीके के अलंकार होते हैं, जैसे मूड़न के मुड़ चौरा बढ़ गए, और नंदियाँ लोथन के लगे पार हैं, और जैसे बाघ का खून की नदियाँ बह गई। आप कितने भी आदमी काट डालिए, कितना भी खून बहाइए, लेकिन खून की नदियाँ क्या, नालियाँ भी नहीं बहेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, यानी बड़ा चढ़ा कर कहना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद अगला नंबर है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना। ठीक है, ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी प्रतीक। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरभर बहुचाए, मतलब एक वर्ड की बार बार जो आवृत्ति होती है उसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद है हृदय के भाव, वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं। ऐसा क्या कहलाते हैं वो, मतलब ये जो परिभाषा दी गई वो किसकी परिभाषा है, तो ये क्या है, स्थायी भाव। ठीक है, सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं और विषय को देखकर वो अचानक जागृत होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्थायी भाव। अब विलोम शब्द जो है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है, प्राकृतिक। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है उदात्त का विलोम शब्द है। उदात्त का विलोम शब्द क्या है, इसका जो है विलोम शब्द है वो क्या है, उद्दत। ऑप्शन बी है जो दानशील, ऑप्शन सी है अनुदात, ऑप्शन डी है क्षमावान। तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार का विलोम है। उदार का विलोम, ठीक है, उदार नीति नहीं है, उदार नीति या उदारीकरण। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो हैं वो यहाँ पर यूज होते हैं, तो इसका क्या, अनुदार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदार। ये जो सिंपल हैं इनमें तो लगभग आप लोग सही लगाते होंगे, तो इसमें हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं देंगे या ना ही ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद करेंगे, आपको हम डायरेक्ट बताते चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। ठीक है, गौ का गज मन क्या होता है। ठीक है, जैसे गाय, नदी और इंद्री, लेकिन गज क्या होता है। ठीक है, अजमन बकरी और गजमन क्या होता है, हाथी। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द में अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उसमें अब्ज का जो गलत शब्द विकल्प है उसका चयन करना है। तो इसमें 3 सही होंगे और इसमें चौथा गलत होगा। तो इसमें क्या होगा, शंख, चंद्रमा, कपूर। ठीक है, शंख, चंद्रमा और कपूर। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेघ जो है ये बादल, ये सबसे अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है।
एक का अर्थ जो है पतवार भी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी श्रुति, ऑप्शन डी श्रोणेन्द्रियाँ यानी सुनने वाली इंद्रियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्ण। ठीक है, अब इसके बाद जो ये गद्यांश दिया गया, ये गद्यांश है, आप इसको पढ़ लीजिए और पॉज कर करके आप पढ़िए। ठीक है, थोड़े हम हिंट देते हैं आपको गद्यांश की तरफ। अगर आपने कभी गद्यांश वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो हम थोड़ी आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि गद्यांश जब आप सॉल्व करते हो तो गद्यांश में एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हमेशा गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए और गद्यांश में टिक मारते जाइए आप पेन से। ठीक है, इसके साथ ही गद्यांश में क्या आपको ध्यान देना है कि अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो गद्यांश कहता है उस गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जो गद्यांश में दिया गया, अगर गद्यांश ने नीम को पेड़ यानी आम कहा है तो आपको भी सही आंसर नीम का आम ही लगाना है। अपना आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ठीक है, आप ये भी पढ़ लीजिए और वो वहाँ पर पॉज करके आप पढ़ लीजिए, थोड़ा आप पढ़ लीजिए और फिर आपको उसको आंसर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, स्योमका और भेदका हैं। तो स्योमका और भेदका क्या है? इस गद्यांश में जो दिया गया है उसमें क्या है, स्योमका और भेदका ये क्या है, ये विद्यार्थियों के नाम है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। ठीक है, कौन सी निरर्थक है? ऑप्शन ए जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजगार के जीवन में ना करते हों, ऑप्शन बी जिसमें जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ऑप्शन सी जानकारी नहीं दी जाती, ऑप्शन डी जो बंदरगाह के बारे में ना बताए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजगार के जीवन में ना करते हों। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निवासी का बहुवचन है। ठीक है, निवासी जो है, निवासी का जो बहुवचन होता है इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए निवासों, ऑप्शन नंबर बी निवासियों, ऑप्शन नंबर सी निवासी, ऑप्शन नंबर डी जो है निवासी हैं। तो इसका तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, निवासियों। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी है कलात्मक, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर, ऑप्शन नंबर डी है मनोहारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौंदर्य। ठीक है, इसके बाद है अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, फ़र्क का समानार्थी शब्द है। फ़र्क जो है इसका समानार्थी जो शब्द है वो है ऑप्शन ए हानि, ऑप्शन बी प्रभावकारी, ऑप्शन सी असरदार, ऑप्शन डी अंतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़र्क में अंतर। ठीक है, ये अंतर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये रीजनिंग से क्वेश्चन आए हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी रीजनिंग स्ट्रिक्ट करके बड़ी सावधानी से करना है। ठीक है, जैसे यही जो सही उत्तर चुनिए, यदि राज जो है इक्वल टू 29 है तो एजुकेशन क्या। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, पहले आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें आपको हम थोड़ी सी हिंट देना चाहेंगे। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ABCD दी गई है ये कोडिंग डिकोडिंग से आपका वो है। इसमें क्या है, आपको इसको जैसे A 1 नंबर पे आती है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, 4 नंबर, इस तरीके से आपको रट लेना है। ठीक है, इससे आप लगभग 10 क्वेश्चन बिल्कुल चुरा लेंगे, बिल्कुल आसानी, यानी हलवा क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या, आपको इनकी जो नंबर हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, उनको आपको क्या रखना है, नंबर याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, A होता है इसमें क्या है, 1 नंबर पर आता है, और J कौन से नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। ठीक है, 10 और 1 11, और इसमें जो बचे हैं 11 के बाद जो है R। ठीक है, R लगभग आधे पे 13 नंबर पे आता है। ठीक है, 13 नहीं 18 नंबर पर आता है। ठीक है,
तो इस तरीके से इनका योग होता है, कितना होता है 18 + 1 + 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 29। इस तरीके से राज बना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इन सब का योग करना है और योग के अनुसार आपको उनका जोड़ के बताना है, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, इसके किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्ट, अगर आपको ये नंबर याद हैं, जैसे I 9 पे होती है, A 2 पे, U D 4 पे, E 3 पे, तो इस तरीके से आप इसको योग करके इसका सही आंसर हो जाएगा 86, ठीक है। इस तरीके रीजनिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, अगर विद्युत प्रवाह, अगर इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82 है, अगर विद्युत प्रवाह का जो है संबंध एम्पियर से है तो भार का संबंध किससे है? इसका मतलब क्या है, विद्युत प्रवाह का मात्रक होता है एम्पियर, तो भार का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम। अगला देखते हैं क्वेश्चन 664, 426, 745, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें क्या किया है 400 जो है 624 में क्या किया, 4 उठा के आगे कर दिया, यानी पूरा क्रम बदल दिया, 4 2 6, मतलब बिल्कुल उल्टा कर दिया, 4 2 6, पीछे से 1 2 3, बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा करें, 5 4 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 547, ठीक है। इसमें एक दूसरे का संबंध देखना होता है, जैसे मास्टर, ठीक है, मास्टर का OCUBGT, इसी तरीके से लेबर, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, देखिए MNO, ठीक है, एक छोड़ के O आ रहा है, ठीक है। A के बाद क्या है, A ने क्या B छोड़ा और C ले आया, ठीक है। ST छोड़ा और क्या है U आया, ठीक है। ST, अब T ने U छोड़ा और B लेकर आया, मतलब E ने क्या छोड़ा, E ने F छोड़ा और G आई, इसके बाद R ने S छोड़ा और T आई, ठीक है। तो इसके बाद क्या, एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक, मतलब उसका अगला नंबर है। इसी के जो L के बाद क्या आता है, अब इसके अनुसार आप देखिए, L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है N, ठीक है, इसमें है। अब A के बाद क्या आता है, L के बाद क्या आएगा, एक छोड़ के LMN, ठीक है। अब A के बाद B छोड़ना है हमें C, ठीक है, ये है। अब इसके बाद B को C छोड़ना है और D ले आना है, ठीक है, B को D। अब O को P छोड़ना और Q लाना है, ठीक है, U को S, तो ये इससे क्या है, आपको यही ऑप्शन सही मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें चुनाव करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही रीजनिंग में आने वाले क्वेश्चन है, और एक ही नहीं, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि धैर्य रखिए। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं ये वीडियो देखते देखते, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, और ये हम गारंटी देते हैं कि मैथ और रीजनिंग की आपको क्लास हम इतनी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, इतनी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही सलामत आप क्वेश्चन बिल्कुल A to Z करके आएंगे। यानी समझिए कि आपने अगर अगली आने वाली वीडियो देख ली, जो हम मैथ और रीजनिंग की ट्रिक लाएंगे, रणनीति लाएंगे, उसमें आप देख ली तो आपको ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। इस तरीके से आप बहुत समझिए, आपके 86 लगभग 70 क्वेश्चन हमारे खाते में आप डाल दीजिए, ये हम आपको कम्प्लीटली बिल्कुल सही स्ट्रक्ट कराएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आपको हम गारंटी नहीं लेते हैं, अगर आपको हमारी गारंटी फेल होती है, अगर आपको इतने क्वेश्चन जिस तरीके से हम रणनीति बताते हैं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं आते तो आप हमारे चैनल की कंप्लेंट कर दीजिए और आप फीडबैक दे दीजिए, हमारा चैनल डिसेबल करवा दीजिए, या फिर आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो आने वाली वीडियो हैं, जिस तरीके से मैथ और रीजनिंग पर कमांड दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको बिल्कुल फॉलो करना है, आपको 100% कामयाबी मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने मैथ और रीजनिंग पर कमांड कस ली और हिंदी पर कमांड कस ली, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस GS तो भैया भरमार है, उसमें आप कहाँ तक जितना ही डुबकी लगाएंगे उतने ही डूबते जाएंगे, तो उसको छोड़ो, साले को क्या है उससे। हाँ, अगर जितना पिछले एग्जामों में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, छोड़ो, लेकिन GS और जो है इसमें मैथ और रीजनिंग में डुबकी लगाओ, मज़े से उठाओ, ठीक है। तो इसमें क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, नाक का जैसे संबंध चेहरा से, उसी तरह का उंगली का किससे संबंध है, तो उंगली का बताने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से संबंध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, हथेली,
यानी नाक से जो है, इसमें एक ऑप्शन और है हथेली, ठीक है। तो इससे क्या है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हथेली से। मतलब नाक जो है चेहरा के ऊपर होती है, उंगलियां चेहरा के मतलब हथेली में होती है, हाथ में नहीं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का है, इसी के अनुसार देखिए सबसे पहले ये दिया गया है कि एम और के, ठीक है। एम और के को अगर हम जोड़ करके तो इसका कितना बनता जा करके, एम का और एम और ए, एम जो है ये कितने पर आता है, 13 पर, और नहीं सॉरी, हाँ एम 13 ही पे है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। एम कितने पर आता है, 13 पर, ठीक है। एम 13 पर और के 11 पर, ठीक है। तो इन सब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन सब का हो जाएगा 169 और 121, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जे कितने पे आता है, 10 पे, ठीक है। एच कितने पे आता है, 8 पे, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 100/64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए हैं विकल्प दिए गए, प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प विषम यानी अलग अक्षर छापना है जो इससे अलग हो, ठीक है। तो इसमें देखना है क्या है, देखो GHIJK, ठीक है। GHIJK यानी 2 छोड़ा, जे के बाद के, अब के MNKLM, ठीक है, 1 छोड़ा, MNO 1 छोड़ा, ठीक है। इसमें एक छोड़ा, ठीक है। AB छोड़ी, C के बाद D छोड़ी, E के 1 छोड़, ठीक है, सही है। तो ये फॉलो करते ही EFG, G छोड़ी H, ठीक है, HI छोड़ी JL, ठीक है। T के बाद BW, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ये क्या, ये सबसे अलग है, तो इसमें ये नियम फॉलो नहीं करता। तो इसमें देखिए मौज, विशिष्टता, सनक, दुर्बलता, इसमें सबसे अलग क्या है, तो इसमें सबसे अलग है विशिष्टता, ठीक है। इसके बाद देखिए 89 है, 121 और 196, यानी 11 का वर्ग और 14 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद 12 का वर्ग और 15 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद 6 का वर्ग, और ये वर्ग है ही नहीं, ठीक है। तो इसका सबसे अलग कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, सी, ठीक है। इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शाक, फूल, पेड़, झाड़ी, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग है जो आपका फूल, ठीक है। सबसे जैसे शाक, फूल, पेड़ और झाड़ी, ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो फूल है वो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए 91, GHIJKLM, ठीक है, LM, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलग है, ठीक है। इसमें अब इसमें ये देखना है इसमें कौन सा अलग आता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन 2 दिया गया है GHI, ठीक है। ये क्या है, वैसे अगर आप कन्फ्यूजन पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, GHIJKLM, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या है, ये वॉवल्स है, ठीक है, ये स्वर है, और ये सब क्या है, ठीक है, ये व्यंजन है, ठीक है। वैसे अगर क्रम से देखा GHIJKL, इसमें कोई अंतर ही नहीं, तो इसमें क्या अंतर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आई। जिस तरीके से इसमें दिया गया इसरो, पूनम और DCBA और MRBX, ठीक है, इसमें भी आपको वही छांटना है। इसमें इसरो फिसरो नहीं देखना है, ये कोई संस्था नहीं है, ये रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपको, वही देखना है। जैसे इसमें I, फिर S, फिर R, फिर O, फिर P, फिर O, मतलब OP, जैसे पलटा जाए OP, MN यानी NM उल्टा है, ठीक है। इसी प्रकार MR इसमें सीधा है, तो इसका ये क्या है, जैसे CD AB, तो ये भी उल्टा है। इसमें MR यानी RM होता है, तो ये फॉलो करता है MR, इसमें क्या उल्टा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें एक गोला दिया गया, ठीक है। इसमें आपको फॉलो करना है, एक कोई नियम इसमें होता है, ठीक है। उस नियम के अनुसार आपको ये ऑप्शन भरना है। जैसे अब इसमें क्या है, जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का कितना हो जाएगा 64, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लुप्त संख्या निकालने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94, ये क्या, इसमें एक ये
क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक संख्या को निकालना है, हमें कौन सा संख्या निकालना है। 8 6 14, ठीक है, इनको हम जोड़ दें। 14 3 17, 17 3 51, 5 नहीं सॉरी ये थे, इसमें क्या, इसमें नहीं फॉलो करता, इसमें 8 6 48 3 51, ठीक है, हो गया। अब 5 15 चौको 60 और 5 65, ठीक है, सही है। अब 20 5 100 और 1 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। इसके बाद इसको भी देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार, मतलब ABCD के क्रम अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब दिए गए हैं, ये तो लिख ही लो कौन सा आता है कौन सा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको E के बाद C के बाद इसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है, ABCD के अनुसार। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा, ये 1 2 3 4 1 2 4 3 के अनुसार क्रम अनुसार न्यूरोलॉजी यानी इनमें ये नहीं देखना है आपको ये, जैसे आप कभी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है आपका A, ठीक है। अब A में भी उनको देखा जाता है जिनकी छोटी A होती है। अब A के बाद B, जैसे A के नाम जैसे अंकित आ गया, फिर अनुज आ गया, फिर इसमें भी दूसरा लेटर देखा जाता है। A के बाद अगर किसी का नाम आता है आयुष AU, तो ये सबसे बाहर जाएगा, क्योंकि आ के बाद बाई आई, ठीक है। अब A के बाद जैसे अभिनेंद्र AB, ठीक है, और C, इस तरीके से अगर नंबर आते हैं तो वो पहले नंबर आएगा। इसी प्रकार इसमें भी N है, कोई बात नहीं, E सब में है, E सब में, ये सब में है, C भी सब में है, R भी सब में है, ठीक है, O भी सब में है। फिर इसमें चेक क्या करना है, तो आपको MPOLPP, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या है, L पहले आएगा तो हम पहले रख दिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर M आएगा, ये रख दिया, फिर इसके बाद P फिर आएगा तो इसको रख दिया, फिर हमने 3 है, ये 4 3 इसको लास्ट में रखा और इसको बाद में रखा, ठीक है, इसके पहले रख दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। इसके बाद इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि कोड अमाउंट दिया गया तो इसको, ठीक है, A के बाद B, M के बाद N और O के बाद P, U के बाद T, U के बाद M, N के बाद M, T के बाद S, बिल्कुल बदलते ही। तो इसी के अनुसार अराउंड है, तो A के बाद B सब में ही है, एक में नहीं है, ये कैंसिल कर दो। R के बाद S सब में ही है, ठीक है। O के बाद P किस में है, इन दो में, ये हटा दो। U के बाद UV UST, UN के बाद N के बाद M, ठीक है, तो ये हटा दो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करना, तो आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब मिलेगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, आप उसमें दिलचस्पी दिखाइए, तो आपको आंसर ज़रूर सही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, जैसे करड़ का मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है। जब आप इस तरीके से अगर आप बनाते हैं कि आपके सामने इस तरीके से पेपर होता है, तो इसमें ये होता है नॉर्थ, ठीक है, ये होता है साउथ, ठीक है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ठीक है। तो इसमें दिया गया करड़ का मुंह किधर है, साउथ की तरफ है, वह 2 किलोमीटर सीधे चला, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वहाँ से 90 अंश की डिग्री बिल्कुल त्राट, और वो दाईं ओर, अगर वो इधर आ रहा है तो उसका दाईं तरफ कितना होगा, इधर, और घूमा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री की अपनी बाईं ओर घूमा, तो बायां साइड कितना हो जाए, अगर ये इधर आ रहा है तो बायां इधर, और 45 डिग्री को इधर बाईं ओर घूमा, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसकी कहाँ है, अब उसकी जगह जो है यहाँ पर आ गया, तो ये दक्षिण पश्चिम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। इसमें दिया गया लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर 10वां है, ए क्या बाईं ओर, अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये बाईं ओर 10वां है, इधर ए बाईं ओर 10वां है, और बी जो दाहिनी ओर है वो 9वां है, ठीक है, इधर क्या 9वां है, 9वां खुद है, ठीक है, 9वां क्या है, बी जो है 9वां खुद है, ठीक है। तो अपने स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल दिए इसने, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ए बाईं ओर से 15वां है, तो अब ये जो इधर आ गया, तो इधर से बाईं ओर से अगर गिनेंगे तो ये 15वां होगा। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, अब ये 15वां है तो यहाँ से गिन लीजिए, अब यहाँ से कितने पढ़ते जा करके, ठीक है। तो उस तरीके से आपको देखना है कि अब उधर से कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह 15, इधर से इधर गिनेंगे 15, तो उधर और उसके आगे भी बैठे होंगे 23,
13, उसके आगे हाँ तो 30 लगभग हो जाएगा कि 10 इधर, जब उसने कहा था ये 10वां है, ठीक है, ये 10वां है तो इससे पहले भी 10 बैठे होंगे, तो यहाँ से अंतर उनका 13 का हो गया, तो इस कितना हो गया 23, ठीक है। इसके बाद है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 फरवरी 1965 को मनाया तो वह अपना विजय उसी दिन कब मनाएगा, ठीक है। तो ये हम जो कैलेंडर की ट्रैक है उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जनवरी 1971 को। हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से आप डेट निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो वाला हमारा वीडियो ज़रूर आप देखें। तो ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। अब सी ए की माँ है, जैसे अगर हम कहा ए बी का भाई है, अभी हमें कोई डिसाइड नहीं करें, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। अगर ये है तो ये भाई है, ठीक है, हमने प्लस कर दिया। अब इसका पता नहीं है क्या है। सी ए की माँ है, अब सी जो है ए की माँ है, अब सी की माँ जो है वो नीचे कर दें, सी क्या है ए की माँ है, अब ये फीमेल है, ठीक है, ये माँ है तो ये फीमेल है। तो डी सी का पिता है, जो डी जो है वो सी का पिता है, इसके भी और नीचे पीढ़ी है डी, तो ये क्या पिता, ये क्या हो गया, ये मेल हो गया। एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो ए का पुत्र है, तो ये और ऊपर जीडी मतलब एफ जो है क्या है नाती है, ठीक है। तो यह बताइए कि एफ और डी से क्या संबंध है, एफ और डी का क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एफ और डी का संबंध, ये इसका पिता है, ये इसकी बेटी है, तो मतलब नाना, नाना इसमें मामा, तो ये इसका हो जाएगा आपका ये पुत्र है, तो पौत्री वाली तो कैंसिल कर दो, पुत्र पुत्र प्रपौत्र है, तो पुत्र तो हो ही नहीं सकता, इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा प्रपौत्र, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रपौत्र। अब इसमें क्या है, अगर प्लस का अर्थ माइनस है तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, ठीक है, ये माइनस कर दिया। और गुणा का अर्थ प्लस का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ है भाग, तो हमने यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भाग कर दिया है, ठीक है। और प्लस का अर्थ गुणा है, अभी प्लस का अर्थ माइनस, फिर प्लस का अर्थ गुणा, अर्थ प्लस का गुणा का भाग है, ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा का भाग डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस का प्लस गुणा होगा इस तरीके। तो इसके बाद आपको यही चिन्ह पलट कर आपको लिखना है, उसी के अनुसार आपका ये आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सवाल में मिस्टेक है, नहीं हम यहीं करके दिखाते। अब इसके बाद आपको एक क्रम दिया गया, श्रृंखला दी गई, इसमें हमें क्रम में आपको दूर नहीं जाना, आपको ऑप्शन वाइज भरना। देखिए ए अगर सब में भर दें तो क्या हमारा लॉजिक बनेगा, ठीक है, ए हम सब में भर दें तो क्या लॉजिक बनेगा, छोड़ो इसे। अब ए बी अगर इसमें कहीं डबल है, जैसे अगर हम यहाँ बी भर दें फिर ए भर दें तो ए बी ए फिर बी डबल ए, तो ये भी लॉजिक बाहर। अब इसमें ए अगर हम इसमें 2 बार ए भर दें कि ए तो हमारा क्या है ए बी फिर 2 बार ए फिर बी फिर 2 बार ए फिर बी फिर 2 बार, फिर यहाँ पर 2 बार ए हुआ नहीं, तो इसमें क्या है, ये हमारा लॉजिक ख़राब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छोड़ो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 103। तो इसमें दिए गए निकटवर्ती अक्षरों के बीच जो छूटे हुए अक्षर हैं क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी श्रृंखला का नियमावली का पालन करती है, ठीक है। तो इसमें बताया है कौन सी जो श्रृंखला का नियमावली का पालन करता है, जैसे ओ के बाद एम एन, ठीक है, MNOP ये तो नहीं करता, ठीक है। अब OMGH, हाँ यही करता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्रमबद्ध दिए गए OIGD फिर CD फिर GH, मतलब यहीं से उल्टा क्रम दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉलो नहीं करता, फॉलो सिर्फ बी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें दी गई हैं, इसमें कुछ आकृतियाँ भी हैं थोड़ा, तो इसमें दिया अगर ये आकृति है इसका दोनों तरफ है, इसको मतलब पलट के रख दिए दोनों तरफ, फिर इसको हम क्या करें, इसको भी पलट देंगे, ठीक है। तो इससे पलटने के बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा इस तरीके का जो आकृति बनेगी। इसके बाद है 105। इसमें क्या है, 105 जो है क्वेश्चन है, इसमें दिए गए हैं सब चुनिए जो अक्षरों से बनने वाले यानी कि प्रयोग करके नहीं बनाया जैसा, ठीक है। अब इसमें देखिए
आप इसमें ये देखिए कि ये अक्षर दिए गए हैं या नहीं। एस है, टी है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन, तो ये बन सकता है। एन है, ठीक है, ए है, टी है, आई ओ एन, ये भी बन सकता है। एम ओ टी आई ओ एन, ये भी बन सकता है। लेकिन एम ओ यू टी एच, इसमें एच नहीं है, तो ये क्या नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो अक्षर हैं वो एच नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बन पाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेंच में 5 दोस्त उत्तर की ओर दिशा किए बैठे हैं। ऐसी बेंच है और ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर दिशा किए बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं। अंकित अजुम के ठीक दाहिने है। अगर अंकित अनुज जो है अजुम के ठीक दाहिने, तो इधर नॉर्थ की तरफ है, तो राइट किधर, इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो अंकित क्या है, अंकित अनुज के ठीक दाहिने है, तो ठीक बता रहा है, तो अंकित और ए एन अनुज, ठीक है, यहाँ पर बैठा है। एक ठीक है मैं बैठा है। अमित प्रिया के बाएं है, तो अमित जो है वो प्रिया के बाएं मतलब इस साइड होगा। अमित इधर होगा और प्रिया इधर होगी। प्रिया के बाएं है। और राम के ठीक दाएं है, तो राम इधर होगा। ठीक है, पांचों बैठ गए। ठीक है, ए अनुज राम और ठीक है। राम अंकित के दाएं है। अब राम अंकित के दाएं है। ठीक है, राम क्या है, अंकित के दाएं है, दाएं इधर। ठीक है, तो ये सीधे सीधे अंकित अनुज राम ए मतलब पी, इस तरीके से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पूछ क्या रहा है इसमें, दाईं ओर से अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। तो ठीक है, तो दाईं ओर इधर इधर। ठीक है, इस साइड कौन थी, प्रिया थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जो 5 में 3 स्थितियां दी गई हैं, इसमें लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें संख्या भी आपको मिल सकती है, 1 2 3 इस तरीके से भी मिल सकती है। ठीक है, तो आपको जोड़ा बनाना है कि देखिए आपके 2 2 हो गए। ठीक है, और पीला पीला सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है, पीला पीला 2 जोड़ा हो गए। ठीक है, हरा हरा का 2 जोड़ा हो गया, और काला काला का 2 जोड़ा हो गए। ठीक है, लेकिन भूरा और सफ़ेद, ठीक है, इसका क्या है, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका जोड़ा क्या है। अब इसके बचे हुए कौन से अक्षर होंगे, इसके विपरीत कौन सा होगा, जो है सफ़ेद, वो इसके विपरीत कौन सा होगा आपका, सफ़ेद होगा, क्योंकि इसके जोड़ा नहीं बन रहे, तो इसके आगे सफ़ेद होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फिर है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर रहती है। ठीक है, ये उत्तर की ओर रहती है, और पश्चिम की ओर मतलब दक्षिण की उसका घर है। फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर 2 अंत में फिर इसे आपको ये क्या, आपको ये ड्रा करके बनाना है। ठीक है, यहाँ स्कूल है उसका दक्षिण की ओर, और ये उत्तर की ओर आती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप मुड़ती है, फिर किधर है, बाईं ओर मुड़ती है। अगर इधर आ रही है तो इसका बायां किधर होगा, इधर मुड़ती है, और उत्तर की ओर रहती है, और उसमें बाईं ओर मुड़ती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो इधर हो गया। ठीक है, और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर किधर, इधर बाईं ओर है, तो इधर बाईं ओर मुड़ती है, तो स्कूल तक पहुंच जाती है। स्कूल उसके घर से, तो ये हमें दिशा बतानी है। ठीक है, इस तरीके की दिशा जो है हमें बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम है, तो इस तरीके का आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर वही है जो है, इसमें चिन्ह बदलने हैं आपको, और चिन्ह बदल कर आपको सॉल्व करना। तो इसमें क्या है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आप देख लीजिए ट्राई करके। इसमें देखिए, इसमें दिया गया अगला क्वेश्चन है 110, 132, 156, अगला कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर दिए गए, तो 110 के बाद आप कितने जोड़ेंगे, 22। ठीक है, तो 22 के बाद आप इसमें देखिए कितने जोड़ेंगे, 44। ठीक है, नहीं 22 के बाद 4 और 5, हाँ 24 जोड़ेंगे। 22 के बाद यहाँ पर 22 जोड़ें, फिर यहाँ 24 जोड़ें, तो यहाँ पर आगे कितना, 26 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें 26 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे अपने, 6 12। ठीक है, और 5 2 7, 172। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका इसमें, इसमें हो जाएगा आपका 182। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 182। अब वही फिर लॉजिक है, ए के बाद जेड, बी के बाद वाई। ठीक है, तो इसमें एक नियम ये और है कि जिस तरीके से उल्टा चलता है ए बी सी, इसी तरीके ए का संबंध जैसे जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स के, इस तरीके का संबंध और चलता है।
ठीक है। तो वही संबंध इसमें फॉलो किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका CXDW, ठीक है। तो ये सही है। जिस तरीके से इसमें ये दिया गया तो उसी तरीके से इसमें दिया गया, उसी तरीके से इसका नंबर क्या आएगा। तो B के A B हो गए, फिर इसके बाद CXG जो है DW आएगा। इसके बाद है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। परसों का मतलब है एक दिन पहले, एक दिन छोड़ के परिवार था। परसों अगर क्या था बृहस्पतिवार, तो कल क्या होगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद फिर आएगा शनिवार, ठीक है। तो अगले जो दिन है वही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा आगामी कल, जो आगे आने वाला कल है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है किस कूट भाषा में रिफॉर्म को इतना लिखा जाता है और फार्मूला को इतना। तो इसमें क्या है, इसके अक्षर लिखे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं है, जो है इस तरीके से जो अक्षर लिखे हुए हैं उसी का जो संकेत करके आपको दिया गया है उसी तरीके। अब इसमें दर्पण जो है, एक मिनट हम इसका आंसर तो बता दें आपको, आप ट्राई करते रहना। इसमें जो आंसर है इसका B आपका आंसर सही है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें दर्पण है, दर्पण में क्या ठीक ऐसा ही चिन्ह बनेगा, लेकिन इधर को थोड़ा, एक मिनट, ऐसा ही चिन्ह तो आपका बनेगा दर्पण में भी, इस तरीके से, इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, ठीक है, बिल्कुल पलट जाएगा। अब जो ये हैं, ये जो रेसें हैं आपकी इस कुन्ने की तरफ इस तरीके से जाएंगी ऐसी, ठीक है, क्योंकि ये कुन्ना दूर है तो ये भी इधर को दूर रहेगा, ये बिल्कुल प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम ट्रैक आपको बताएंगे, वर्ग त्रिभुज की जो भी ट्रैक है इसमें आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो है 12 त्रिभुज, 12 वर्ग हैं, जैसे 3 2 5 2 7 2 8, 8 के बाद फिर 8 और 1 9 और 1 10, और इसके पीछे भी 12, 10 के बाद 2 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आएंगे। अब इसके बाद फिर है अंकुल अपने घर से यात्रा शुरू करता है और अपने दोस्त के घर तक 12 किलोमीटर जाता है और वह 6 किलोमीटर सीधे जाता है, यानी 12 6 18। फिर दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़े, फिर 4 किलोमीटर जाता है, 18 इधर 4 इधर हो गया। फिर वो 90 अंश को बावर तो घूम जाता है और दक्षिण के 270 दिशा में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसका फिगर बना के आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसका ये आप अपने अनुसार कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका B, आप ट्राई कीजिए। इस तरीके से अक्षरों को खाली क्रमवार भरना है। तो इसमें भी देखिए वही नियम जो पहले ABB वाला निकाला था, तो इसमें भी देखिए इसका आपका जो है TSTF क्रम आपका सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे परीक्षा, वीक्षा, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और विज्ञापन। पहले नंबर क्या होता है, पहले नंबर विज्ञापन आता है, उसके बाद क्या होता है साक्षात्कार, उसके बाद आपका होता है चयन, उसके बाद होता है आपका क्या नियुक्ति, उसके बाद होता है आपका परिचय, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। इस तरीके से डिपार्टमेंट में हमने अभी बताया था, इसमें जो स्पेलिंग ना मिले उसको आपको एंटर है, P है RNT है, TEMPER है, तो PARADA, ठीक है। तो इसमें कौन सा है जो आपका नहीं बन सकता, तो इसमें ये आपका नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, जिस तरीके से दिया है तो पहले सभी को पता है कि पहले नंबर जन्म आएगा, ठीक है। तो जन्म आएगा, तो ये 2 ऑप्शन हटा दीजिए आप। जन्म के बाद क्या आएगा, बचपन, शिशु आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 4 4, ठीक है। 4 के बाद 3 बाल्यावस्था आएगा, ठीक है। अब 5 और 6 क्या है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था में क्या आएगी, किशोरावस्था पहले आएगी, ठीक है। तो इसके बाद सही आंसर आपका B हो जाएगा। अब इसमें दिए गए हैं, तो इसमें ये दिया गया है, तो ये इसमें यहाँ पर कोई x है और x से भाग देना है हमको 0.5, कहने का मतलब 1/2 से देना है, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2x बराबर। अब इधर जो गुणा में 24 हैं, ये क्या हो जाएगा 56 52 के बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2x, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो ये 56 52 के बटे में, और इधर हो जाएगा 56 52 बटे 24, ठीक है। यहाँ हो जाए 2x है। अब इसका क्या करना है हमको, 56 52 बटे
48, ठीक है, इधर हो जाएगा x मान लो। अब इसका हमें डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो इसका आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 48 दूनी 56, 48 1 1 48 दूनी 56। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्रम आपका बन जाएगा, पहले भाग ही करना है, ठीक है। तो इसका जो है इसका जो है 1 1 48, इस क्वेश्चन की जो है ये आंसर है, ये हाँ यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, नहीं आएगा तो आपको सॉल्व करना, फिर हम कभी इसको सॉल्व ज़रूर कराएंगे। इसके बाद देखते हैं 50 किलोमीटर की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस, यानी एक कार 50 किलोमीटर की चल रही है और उसके आगे 30 किलोमीटर चल रही है एक बस, समान दिशा में चल रही हैं, तो क्या है, इनकी दूरियां जुड़ेंगी, ठीक है। इनकी दूरियां अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूरियां घटेंगी, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रही है और क्रॉस कर रहे हैं तो दूरी जो इनकी चाल क्या है, एक दूसरे से माइनस होंगे। लेकिन अगर समान दिशा में जा रही हैं तो इसकी क्या है, चाल प्लस होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, चाल इसकी प्लस होगी। तो इसमें जो है, इसमें क्या 15 मिनट में क्रॉस करता है, तो इसमें दोनों की दूरी वे कितनी दूरी पर थी, तो 15 20 तो वे 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। इनको क्या हमें जोड़ना है, ठीक है। 15 20 कितने हो गए, 20 का अंतर है, मतलब 15 20 80, और वो सॉरी 50 30 80, इनको हमें जोड़ना है। तो 50 30 80 और 80 में भाग देना है हमें कितने का, 15 मिनट, मतलब 5 15 15 चौका 60, 1/4, 15 चौका 16 पंचे 80, हाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसमें देखिए ये क्या दिया गया, B/A। तो B/A का मतलब होता है, इसमें दिया गया है 0.25 यानी 1/4, ठीक है। तो B बराबर 1 रख दीजिए, A बराबर 4 रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें मान रखेंगे तो आपको ये क्या आ जाएगा, आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये सही आंसर आ जाएगा 2 + 9 9 9, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपका 2 2 2 4 2 8 8 में से 1 गया, 7 7 7 9, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपको आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन हम फिर कराएंगे, ठीक है। तो ये मैथ के क्वेश्चन हम अभी इस तरह में छोड़ दे रहे हैं और फिर जो भी हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में जितने रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो हम करा देंगे, और मैथ के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कराना पड़ेगा। इस तरीके से आपको भी समझ में नहीं आएंगे और हमको भी समझाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर में ही अटके रहेंगे। क्योंकि ये जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखकर ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कुछ पेन चलाना पड़ता है, तो हम ये आपको सिस्टम पर कराएंगे, ठीक है। और यही आपको 50 हैं, इसमें दिए तो 160 दिए गए हैं, ठीक है। लगभग हम 160 क्वेश्चन जो है अभी अगली वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी पर बिल्कुल अंकुश कसते रहिए और सावधानी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और एकदम जोर दे के पढ़िए, और अपने जो है उसूल पर डटे रहिए, किसी की बातों के बहकावे में मत आइए। बातें तो आदमी हर तरीके के करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने कर्तव्य में विलीन रहिए और अपने कर्तव्य का फल देखिए, ठीक है। पहले लोग आप पर हंसेंगे, उसके बाद आपकी जो है नकल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।